सर्जरीज में क्या रोल है। रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी नई टेक्निक है जिससे आज की डेट में हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कैंसर के ऑपरेशंस कर रहे हैं और कुछ ऐसे रेयर सिनेरियोज या रेयर केसेस हमने रिसेंट टाइम में अपने यहाँ अपने हॉस्पिटल में परफॉर्म किए हैं और हम चाहते हैं कि इसकी इंफॉर्मेशन, इसकी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके माध्यम से पहुँचे। तो जो कि 56 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे पास आए थे जिनका आज से 6 से 7 साल पहले किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। उस किडनी ट्रांसप्लांट से वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, उनकी सिस्टर ने उनको किडनी डोनेट की थी, बट ओवर द टाइम धीरे धीरे करके उस किडनी के अंदर, ट्रांसप्लांटेड किडनी के अंदर ट्यूमर डेवलप हो गया और उसके अंदर ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर का एक कैंसर जो था वो डेवलप हो गया। जब हमने उनके स्कैन किए तो हमने पता लगा कि आप देख सकते हैं इसमें किडनी के अंदर एक बहुत ही छोटा सा ट्यूमर जो है वो आगे की तरफ डेवलप हो गया है, 3 सेंटीमीटर का ट्यूमर। जब हम इस टाइप के केसेस के अंदर अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें वो ट्रांसप्लांट किडनी पूरी रिमूव करनी पड़ती है और जब वो किडनी पूरी रिमूव हो जाती है तो फिर उसकी वजह से पेशेंट को दोबारा डायलिसिस पे जाना पड़ता है और साथ ही आगे चल के 1 से 2 साल के बाद उनको दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि इस केस में हमने ऐसा नहीं किया। इस केस के अंदर हमने रोबोटिक सर्जरी की मदद ली और रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से जो ट्यूमर था हमने उस ट्यूमर को किडनी से रिमूव कर दिया और जो ट्रांसप्लांट वाली जो प्रीशियस किडनी थी पेशेंट की उसको हमने प्रिजर्व किया। हमने इस सर्जरी के लिए पूरा ही पोर्ट प्लेसमेंट, हमारी जो सर्जिकल टेक्निक थी उसको मॉडिफाई किया और इस टाइप के जो ऑपरेशन है आज की डेट में ऑल ओवर द वर्ल्ड बेयरली 20 टाइम्स, 20 बार से ज्यादा नहीं हुए हैं, मैक्सिमम 20 से कम बार ये ऑपरेशन आज तक ऑल ओवर द वर्ल्ड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस फोटो के अंदर हमने जो ट्यूमर था किडनी के अंदर वो हमने रिमूव कर दिया है और जो किडनी है, जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसको प्रिजर्व किया, उसको सेव किया है। और सबसे ज्यादा बेनिफिट हमारे केस में ये रहा कि इस ऑपरेशन के बाद जो हमने उनकी किडनी सेव की उसके बाद पेशेंट को कोई भी डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, पेशेंट को कोई भी ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी और ऑपरेशन से उनकी रिकवरी भी काफी फास्ट हुई। 3 दिन के अंदर अंदर वो कम्प्लीटली रिकवर हुए और उसके बाद वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। आज ऑपरेशन से लगभग 5 महीने बाद वो अपनी नॉर्मल लाइफ, अपनी कैंसर फ्री लाइफ अपनी सेम ट्रांसप्लांट किडनी के साथ जी रहे हैं और उनको फर्दर कोई ना तो किडनी से रिलेटेड और ना ही कोई कैंसर से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन या कोई प्रॉब्लम आई है। इसके साथ ही एक और पेशेंट के बारे में मैं मेंशन करना चाहूँगा। एक 62 ईयर ओल्ड पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको यूरिन में काफ़ी ज़्यादा ब्लड आ रहा था एंड जब उन्होंने अपना सीटी स्कैन करवाया तो उसमें पता लगा कि उनकी दाएं तरफ की राइट साइड किडनी में 14 सेंटीमीटर का एक बहुत बड़ा सा ट्यूमर था और सिर्फ ट्यूमर जो था वो सिर्फ किडनी के अंदर ही नहीं था बल्कि वो ट्यूमर किडनी से निकल के खून की जो बड़ी नसें हैं उनके अंदर भी चला गया था। खून की जो बड़ी नसें हैं वो पूरे पेट से, पूरे पैरों से ब्लड लेके सीधे हार्ट तक जाती हैं और जब ऐसी बड़ी नसों के अंदर ट्यूमर चला जाता है तो उसका ऑपरेशन रोबोटिक ही क्या बल्कि ओपन टेक्निक से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे केसेस के अंदर ना सिर्फ किडनी को पूरी तरीके से रिमूव किया जाता है बल्कि जो ट्यूमर है उसको नस के अंदर से भी रिमूव किया जाता है ताकि वो हार्ट तक ना पहुंचे, ताकि वो दिल तक ना पहुंचे। तो अगेन इस सीटी स्कैन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो ट्यूमर है इस लाल घेरे के अंदर की वो ट्यूमर जो है वो बड़ी नसों के अंदर जा चुका है और इसके लिए भी हमने इनको रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेट करने का डिसीजन लिया। रोबोटिक सर्जरी से ऑपरेशन में हमारा फायदा ये होता है कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है, जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। उसकी वजह से हमें बहुत छोटी छोटी बारीक नसें भी बहुत क्लियरली दिखाई दे जाती हैं। पेशेंट का ओवरऑल ब्लड लॉस, ब्लीडिंग जो है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। हमने इस पूरी बड़ी नस को रोबोटिक के माध्यम से ही डाइसेक्ट किया, इसको एक्सपोज किया। उस नस को 3 जगह से हमने उसको ब्लॉक किया और उसके बाद उसको ओपन करके उसमें से पूरा ट्यूमर और किडनी रिमूव किया और नस को हमने वापस रिपेयर किया। वो सारी टेक्निक जो है वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से की गई। जब ये ऑपरेशन ओपन टेक्निक से, ओपन चीरे से होते हैं तो इसमें लगभग 1.5 लीटर से लेकर 2 लीटर तक का ब्लड लॉस होता है, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से इस ऑपरेशन में 300 ml के आसपास का ब्लड लॉस हुआ। पेशेंट को ऑपरेशन के बाद कोई खास ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी एंड अगेन उनकी रिकवरी इतनी फास्ट थी कि 3 दिन के अंदर अंदर हमने उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया। तो मेरा आज की तारीख में रोबोटिक सर्जरी के बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है, ये बताना कि रोबोटिक सर्जरी आज की डेट में मैक्सिमम जितने हमारे कैंसर केसेस हैं उनके लिए एक वरदान की तरफ साबित हो रही है। रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से यूरोलॉजिकल कैंसर्स, किडनी के कैंसर्स, प्रोस्टेट के कैंसर्स, यूरिनरी ब्लैडर यानी पेशाब की थैली के कैंसर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाता है और ओवरऑल ओपन सर्जरी के मुकाबले रोबोटिक सर्जरी से
ऑपरेशन होने के बाद कैंसर का जो क्योर रेट है वो भी ज्यादा बेटर है। तो एट द एंड ऑफ दिस आई वुड लाइक टू आस्क कि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है, कुछ जानकारी आपको और इन केसेस के बारे में लेनी है तो आप पूछिए। पर रोबोटिक सर्जरी ने आज की डेट में हम लोगों के लिए, पेशेंट्स के लिए एक नई वरदान की तरह साबित हो रही है। और जितने भी कैंसर्स हैं उनको हम कंप्लीटली, पेट के कैंसर जितने भी हैं उनको हम कंप्लीटली रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से डील कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो दुनिया में और भारत में तो कैंसर की जो डे बाय डे तादाद बढ़ती जा रही है, क्या कारण है? देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि आज की तारीख में हमारे इंडिया में कैंसर का डायग्नोसिस जो है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है। कारण काफी हैं, ना सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो ओवरऑल एक्सपोजर है केमिकल्स के साथ वो बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे खाने पीने में पेस्टिसाइड से लेके इनऑर्गेनिक चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा यूज होने लगी हैं। इसके अलावा हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हमारा रहन सहन है, वो भी उतना साफ, उतना स्वच्छ नहीं रहा है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। एक और चीज जिसको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं वो ये है कि आज की तारीख में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। मेडिकल फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी आज की तारीख में गांव में है। अल्ट्रासाउंड से लेके छोटे छोटे टेस्ट जो है वो हर जगह अवेलेबल हो पाते हैं, और उसकी वजह से भी हमारा जो डायग्नोसिस है वो जल्दी डिटेक्ट हो रहा है। तो डेफिनेटली कैंसर का नंबर बढ़ रहा है, लेकिन आज से 10 साल पहले जो कैंसर्स काफी एडवांस स्टेज में आते थे, आज की तारीख में हम काफी पेशेंट्स ऐसे देखते हैं जो सही टाइम पे अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो रहे हैं। हालांकि इस रास्ते में जो ये जर्नी है वो भी काफी लंबी है। अभी हमें इस बारे में अवेयरनेस काफी और ज्यादा फैलानी है, ताकि लोग अपने जो भी सिम्टम्स हैं उनको जल्दी से जल्दी टेस्ट करवाएं। अगर बीमारी है तो उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करें, ताकि जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो पाए। लोगों में भारत के लोग पढ़े लिखे भी नहीं है, गाँव के लोग हैं, तो उनमें ये धारणा है कि अगर स्टील जो है वो टच करता है बॉडी को तो कैंसर जो है जल्दी से बढ़ता है, ठीक नहीं होता है। तो क्या कहना है इसमें? एक्चुअली ये धारणा जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। इसको हम एक तरीके से सर्जिकल मिथ की तरह लेके चलेंगे। टेस्ट करवाया उसके बाद जो है, तो एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है ये बहुत पूरी तरीके से सही नहीं है। सर्जिकल जो भी इसके ट्रीटमेंट होते हैं वो कैंसर के इसी तरीके से किए जाते हैं कि कैंसर को ओपन ना किया जाए, कैंसर को अंदर से ना छेड़ा जाए। कैंसर की जो आसपास उसकी एक पूरी थैली होती है, हम उसको उसकी थैली के समेत रिमूव करते हैं। तो कुछ बहुत ही बेसिक ऑन्कोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, यानी कैंसर की ट्रीटमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, और वो प्रिंसिपल्स यही हमें एडवाइस करते हैं कि हम ट्यूमर को ओपन ना करें, हम उसको एज अ कैप्सूल उसकी थैली के समेत उसको रिमूव करें। और ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो टेस्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं कि वो जब टेस्ट हो जाता है फिर नहीं, एक्चुअली जो बायोप्सी वाला टेस्ट है उससे कैंसर के बढ़ने का कोई भी एक्स्ट्रा रिस्क नहीं होता। बायोप्सी एक्चुअली किए बिना, हाँ, ट्यूमर से लेते हैं, लेकिन वो बहुत ही छोटी छोटी बारीक नीडल से लिया जाता है, और उन केसेस से बायोप्सी करने से कैंसर के बढ़ने का चांस नहीं होता। बायोप्सी करने के बाद एक्चुअली बायोप्सी किए बिना हम किसी भी कैंसर को पूरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम उसको एग्जामिन नहीं करेंगे तब तक हमें ये कंफर्मेशन नहीं मिलता कि वो कैंसर डिसीज है। तो कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो इनिशियल डायग्नोसिस के बाद ही होता है, और मैक्सिमम केसेस के अंदर, चाहे फिर वो यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो, चाहे प्रोस्टेट के कैंसर हो, उसमें बायोप्सी करने के बाद ही ये ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अगर उसमें निडल लगेगी तो उससे ट्यूमर फैल जाएगा। इस बात के चांसेस आज की डेट में गलत प्रूफ हो चुके हैं। रोबोट के साथ जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है लगभग कितना खर्चा आ जाता है? देखिए सर, रोबोट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, जो भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट है, उसको अगर हम अलग मान लें तो रोबोट का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, मशीन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आता है पर पेशेंट, वो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख के आसपास आता है। तो अगर किसी ट्रीटमेंट के लिए आपका, अगर मैं आपको अंदाजे से बोलूं तो इस सर्जरी का टोटल कॉस्ट लगभग 4 से 5 लाख के आसपास आता है। हालांकि ये जो ट्रीटमेंट होते हैं ये एक बार बार होने वाला ट्रीटमेंट नहीं होता, ये एक फाइनल ट्रीटमेंट होता है जिसके अंदर एक बार इस बीमारी को निकालने के बाद दोबारा इसके होने के चांसेस बहुत मिनिमल हो जाते हैं। कौन से बार, सॉरी, आम इंसान की पहुंच से बाहर है ट्रीटमेंट में? सर, आम इंसान की पहुंच से बाहर हम नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि आज की तारीख में आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे जितने भी मैक्सिमम पेशेंट्स हैं वो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से ही अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं।
क्योंकि जहाँ पे हम बात करते हैं कि इट इज नॉट ओनली अबाउट द कॉस्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट द क्वालिटी। आपको इस ट्रीटमेंट से क्या बेनिफिट मिलता है? तो बेनिफिट जो ये है कि ये सारा ऑपरेशन बहुत ही छोटे छोटे कट से होता है, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती, पेशेंट को ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है कि आपका हॉस्पिटल स्टे 2 से 3 दिन के अंदर हम डिस्चार्ज कर देते हैं। उसी चीज को अगर हम कंपेयर करते हैं ओपन सर्जरी के ऑपरेशन से, उसमें पेशेंट को हॉस्पिटल में 7 से 10 दिन तक रहना पड़ता है और उनकी कंप्लीट रिकवरी होने में 3 महीने तक का टाइम लगता है। तो अगर कोई पर्सन एक्टिव है, कोई पर्सन काम करते हैं, तो वो विद इन 2 वीक्स अपने जॉब जो है वो ज्वाइन कर पाते हैं। पेशेंट अगर नहीं भी कर पाए, उनके जो रिलेटिव्स हैं अगर 3 दिन में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं तो वो अपने काम धंधे पे वापस जा पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन पूरी कॉस्ट से बाहर है। ऑपरेशन का एक्स्ट्रा कॉस्ट ओपन सर्जरी के मुकाबले जरूर है, लेकिन वो सारे के सारे बेनिफिट जो है वो पेशेंट को दूसरी फॉर्म्स में मिलते हैं। और ना सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ सर्जरी अगर हम कहते हैं इंक्रीज होती है, लेकिन जो हमारा हॉस्पिटल स्टे है वो कम हो जाता है। जो इंजेक्शंस लगने हैं, जो पेन किलर्स लगने हैं, दवाइयां लगनी हैं, उनका जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। तो एक्चुअल एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है वो पेशेंट को बहुत ज्यादा नहीं पड़ता। Sir, you told that all over the world, like till now, there has been very few surgeries, robotic surgery, less than 25. So नॉट रोबोटिक सर्जरी, जो हमने जो एक केस के बारे में मेंशन किया, जो ट्रांसप्लांट किडनी है उसके अंदर अगर ट्यूमर हो जाए तो उसको निकालने के केसेस काफी कम हुए हैं। देखिए, ट्रांसप्लांट किडनी एक ऐसी किडनी है जो नॉर्मल लोकेशन पे नहीं है, वो उस पेशेंट की बॉडी में एक ऑपरेशन करके एक अलग लोकेशन पे ढाली गई है। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर कभी भी ट्यूमर डेवलप होता है तो ज्यादातर एक ओपन टेक्निक के माध्यम से ये अप्रोच रहती है कि उस किडनी को भी पूरी तरीके से निकाल दिया जाए, क्योंकि ट्रांसप्लांट किडनी के आसपास ऑपरेशन करना बहुत डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल किडनी के आसपास ऑपरेशन करना। तो मैक्सिमम लोग ऐसे केसेस में यही ट्राई करते हैं कि किडनी को पूरी तरीके से रिमूव कर दें। किडनी को बचाना, ट्यूमर निकाल के किडनी को बचाना एक ज्यादा डिफिकल्ट ऑपरेशन है एज कम्पेयर टू किडनी को पूरी तरीके से निकाल देने के। तो इस टाइप के जो ऑपरेशन है वो बहुत ही लिमिटेड नंबर्स में हुए हैं। और अगेन एज आई विल से कि ट्रांसप्लांट किडनी में ये ऑपरेशन करने के लिए इवन हमें भी अपनी जो नॉर्मल टेक्निक है उसको मॉडिफाई करना पड़ा, एक नई टेक्निक डेवलप करनी पड़ी और उसके माध्यम से ही हम इस ऑपरेशन को पूरी तरीके से कर पाए। उसे दोबारा जरूरत नहीं पड़ी ट्रांसप्लांट करने की? नहीं सर, तो वही हम कह रहे हैं कि वो जो ट्रांसप्लांट किडनी थी, जो प्रीशियस किडनी थी पेशेंट की, हमने उसको बचा लिया और वो किडनी अब अपनी नॉर्मल काम कर रही है जो ट्रांसप्लांट किडनी थी। अगर हमें किडनी रिमूव करनी पड़ जाती तो फिर उनको 2 साल बाद 1 साल बाद दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती, दोबारा डायलिसिस पे जाना पड़ता। बट हमारे इस स्पेसिफिक केस में ना तो पेशेंट को डायलिसिस पे जाना पड़ा, ना उनको फर्दर कोई फ्यूचर में दोबारा ट्रांसप्लांट की जरूरत है। जो किडनी उनकी थी वो नॉर्मल तरीके से काम कर रही है और जैसे मैंने मेंशन किया, इस ऑपरेशन को ऑलरेडी 5 से 6 महीने हो चुके हैं। कितना खर्चा आया दोबारा? पेशेंट का टोटल कॉस्ट आया लगभग 3.5 लाख के आसपास। पेशेंट जब 4th स्टेज होता है पता भी नहीं चलता है, तो आपके पास कब तक आए तो वो सेफ रहेगा? सर देखो, 4th स्टेज तो एक ऐसी स्टेज है जिसको हम लास्ट वर्ड यूज करते हैं। तो 4th स्टेज पे जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट क्योर की बजाय बीमारी को कंट्रोल करने पे ज्यादा होता है और मैक्सिमम केसेस में 4th स्टेज पे हम सर्जिकल ऑप्शंस प्रेफर नहीं करते हैं। ऐसे कंडीशंस में रेडिएशन या कीमोथेरेपी या फिर अदर ऑप्शंस जो ट्रीटमेंट के उनके ऊपर फोकस किया जाता है। हालांकि हम पेशेंट को यही एडवाइस करते हैं कि अगर आप अर्लीस्ट 1st, 2nd या 3rd स्टेज तक भी अगर आप आते हो तो ऐसे केसेस में ऑपरेशन के माध्यम से बीमारी को पूरी तरीके से कंट्रोल एंड क्लियर किया जा सकता है। क्या होता है कि पेशेंट को लगे कि मैं जाकर मोस्ट कॉमन है किडनी कैंसर की अगर मैं बात करूं तो किडनी कैंसर में मैक्सिमम टाइम पेशेंट किसी और वजह से, पेट में दर्द की वजह से अपना अल्ट्रासाउंड कराते हैं और पता चलता है कि किडनी में कोई सिस्ट है, कोई गांठ है, कोई एब्नॉर्मलिटी है। यूरिन में ब्लड आना बहुत ही मोस्ट कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा हम जो हमारे 50 ईयर से प्लस के जितने भी पुरुष होते हैं उनके अंदर प्रोस्टेट कैंसर का एक रिस्क रहता है, तो इसलिए वो PSA का टेस्ट हम उनको करवाने के लिए कहते हैं। PSA का टेस्ट एक बहुत ही सिंपल सा बेसिक ब्लड टेस्ट है जो शहर नहीं बल्कि छोटे छोटे टाउन्स में, छोटे छोटे गाँव में भी आज की डेट में अवेलेबल है। तो PSA टेस्ट जो है अगर वो ज्यादा होता है तो प्रोस्टेट कैंसर होने का चांसेस ज्यादा हैं, तो हम उस टेस्ट के माध्यम से कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। यूरिन का बार बार आना, यूरिन में ब्लड आना, रात में बहुत ज्यादा यूरिन के लिए पास करने के लिए उठना पड़ना, ये सारे ही कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं।